हेलो एवरीवन। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो एसएससी सीजीएल में एक पोस्ट है जिसका नाम है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसके क्या रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, पोस्टिंग कैसी होती है, काइंड ऑफ दैट। और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं दिव्या शर्मा, जिनका एसएससी सीजीएल 2016 में सिलेक्शन हुआ और उन्हें जेएसओ की पोस्ट मिली। अभी दिव्या अकोला डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पोस्टेड है। तो चलिए दिव्या से मिलते हैं और पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, ग्लैड टू बी हियर विद यू। थैंक यू दिव्या। तो दिव्या, इस एपिसोड में हमें जेएसओ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तो कंसीडरिंग कि कोई एक एस्पिरेंट है एसएससी का, मान लिया उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, कि जेएसओ पोस्ट क्या है, राइट नाउ आई आल्सो नो नथिंग अबाउट इट मच। सो पहला तो ये मुझे जानना है कि जो जेएसओ की पोस्ट है, राइट, इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं? सर, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें या तो आपकी 12th में मैथ्स सब्जेक्ट में 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके ग्रेजुएशन में किसी एक साल में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं देन यू आर एलिजिबल टू राइट जो स्टैट्स का एग्जाम पेपर 3 रहता है टीयर 2 के टाइम पे, वो लिख सकते हैं। वो भी हमारा जो है 200 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं। और क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें काफी ज्यादा पोर्शन थ्योरी पार्ट का रहता है, जो स्टैट्स का थ्योरी रहता है, और कुछ पार्ट न्यूमेरिकल भी आता है। जी। तो ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता है दिव्या? जी सर, ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर है। और तो दिव्या, जो क्राइटेरिया आपने बताया था कि 12th में आपके मैथ्स में 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में किसी भी एक साल में स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर किसी के ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स नहीं है सब्जेक्ट में, फिर भी अगर उसके मैथ में 60% से ज्यादा या उसके बराबर नंबर है तो वो दे सकता है इसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल दे सकता है, और वो पेपर 3 भी लिख सकता है। राइट। सो दिव्या, जो ये पेपर 3 होता है उसमें जब मेरिट बनती है तो पेपर 1 और 2 भी काउंट किए जाते हैं टीयर 2 वाले, या केवल पेपर 3 के बेसिस पे मेरिट बनती है? सर, ये 800 मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनती है। जो आपका टीयर 1 का 200 प्लस टीयर 3 के आपके 600 मार्क्स हो जाते हैं टोटल, पेपर 1, 2 और 3। तो आपका 800 मार्क्स के बेसिस पे, और उसके बाद टीयर 3 का भी जो है वो ऐड होता है, तो कह सकते हैं 900 हो गया टोटल। तो वो सबके बेसिस पे फिर सिलेक्शन होता है। ओके। सो इसमें दिव्या, जिसने जैसे क्या दोनों की कोई ऐसा कैंडिडेट होता है क्या कि जिसको जेएसओ भी अलॉट होता है और लिस्ट 3 में भी कुछ अलॉट हो, या कोई एक ही होता है अलॉट? नहीं सर, वो एक ही अलॉट होता है प्रेफरेंसेस के हिसाब से। अगर आपके प्रेफरेंस में जेएसओ पहले है और आप दूसरे लिस्ट में भी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको पहले ऑब्वियसली जेएसओ पे एक ही लिस्ट में नाम आ सकता है, क्योंकि एक इंसान ऑब्वियसली 2 जगह तो जॉब नहीं कर सकता, 2 जॉब्स तो नहीं ले सकता। तो ऐसा ऑप्शन हमें नहीं मिलता है कि हम दोनों में से एक चूज करें, क्योंकि इससे तो दूसरे की भी एक की सीट हम पे बैठेंगे ना उस तरह से। बिल्कुल। इसलिए एक ही आपका लिस्ट में नाम मिलता है। राइट। और दिव्या, जो जेएसओ है इसमें ग्रेड पे क्या है? मतलब सर, ये अब तो ऐसे ग्रेड पे चले गया, तो लेवल 6 का जॉब है। ग्रेड पे 4200 जो रहता है वो है। और स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं बताऊं तो अगर आप जेड सिटी में है तो अराउंड, अभी जैसे मेरे टाइम से डीए थोड़ा बढ़ गया है, तो अराउंड 40-41 के अराउंड स्टार्टिंग रहेगी। 41, 42 भी हो सकती है डीए के। ये ग्रॉस सैलरी है या इन हैंड सैलरी है? सर, इन हैंड। ग्रॉस कितनी होती है सैलरी? ग्रॉस अराउंड 45 के अराउंड रहेगी। और ये जेड सिटी कौन कौन सी होती हैं दिव्या, किस क्राइटेरिया के हिसाब से? एक्स सिटीज में जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर और पुणे और अहमदाबाद, इस तरह की जो सिटीज हैं वो आपकी लिस्ट है, चेक कर सकते हैं। उसमें एक्स सिटीज आती हैं जिनके पॉपुलेशन क्राइटेरिया पे बेसिस होता है इनका। वाई सिटीज में अगेन उससे थोड़ा सा, मतलब से नागपुर वाई सिटी में आता है। और जेड सिटीज जो भी रिमेनिंग सिटीज होती हैं वो जेड में आ जाती है। तो जेड का क्राइटेरिया जैसे नहीं, रिमेनिंग जो एक्स और वाई में नहीं है वो जेड में आती है फॉर दीज पर्पसेस। तो एक्स और वाई सिटीज में पे ज्यादा होता होगा, राइट? जी बिल्कुल, एचआरए ज्यादा होता है और टीपीटी अलाउंस वगैरह का फर्क पड़ता है, इसीलिए एक्स और वाई सिटी में अल्टीमेट आप यू कैन ऐड अराउंड जेड और एक्स के बीच में लगभग
10,000 तक का फर्क पड़ जाता है सैलरी। ओके, 10,000 रुपीज, अंडरस्टूड, राइट राइट। सो दिव्या, कमिंग टू दिस, कि जैसे अभी क्या होता है कि जेएसओ की जो कट ऑफ होती है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली देन लिस्ट 3। जो अभी टियर 1 का रिजल्ट जैसे बच्चों का आया है, तो जेएसओ की कट ऑफ ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो अब ये कंफ्यूजन ये होता है कि उन्हें ये पता करना है कि जॉब प्रोफाइल एग्जैक्टली कैसी है, क्या है, पोस्टिंग के क्या क्राइटेरियाज हैं। तो दिव्या, पहला तो ये कि क्या ये स्टेट स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं, कि आप अगर आपका सिलेक्शन लेट से उत्तर प्रदेश में हो गया तो आपका ट्रांसफर फिर बाद में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, ये एक ऑल इंडिया जॉब है। आपको शुरू में भी किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया जा सकता है, और उसके बाद भी आपका ट्रांसफर आपके खुद के चाहने पर, मतलब ऑब्वियसली टेक सम टाइम, बट खुद के चाहने पर, और जब भी आपका प्रमोशन आता है या अगर कोई ऐसी बीच में एग्जिजेंसीज आती हैं तो डिप्लॉयमेंट या ट्रांसफर सरकार आपका कहीं भी देश में कर सकती है। और प्रेफरेंसेस का जैसे है कि आपने जो भी प्रेफरेंस डाली आपको रैंक के हिसाब से वो स्टेट मिल जाएगी। नॉर्दर्न स्टेट्स में जनरली वैकेंसीज थोड़े कम रहती हैं, और सदर्न स्टेट्स या सेंट्रल स्टेट्स में थोड़े से ज्यादा वैकेंसीज जनरली रहती है। और आपको जब स्टेट अलॉट होते हैं, स्टेट के अंदर आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ऑफिसेज हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अलॉट होते हैं। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रैंक 3 हूँ, तो मेरा ए फॉर अकोला ऐसे में को अलॉट किया गया है। तो मतलब इट्स लाइक वाइज, मतलब विद इन स्टेट आपको कोई प्रेफरेंस खुद से नहीं दी जाती है, रैंडम एलोकेशन है, प्रेफरेंस नहीं होती है, वो रैंडम, मतलब रैंडम भी नहीं, प्रॉपर अल्फाबेटिकल रैंक वाइज अल्फाबेटिकली आपको अलॉटमेंट की जाती है। राइट। तो मतलब जिसका रैंक थोड़ा गड़बड़ है वो महाराष्ट्र में, मुंबई में होगा, और जिसका रैंक अच्छा है वो मे बी ए वाले डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। ये काफी क्रूशियल पॉइंट है। अकोला, अमरावती ऐसे हैं, राइट राइट राइट। तो मतलब इट्स आप कह सकते हैं थोड़ा लक भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था मेरा स्टेट रैंक कितना है। पहले बात तो मुझे नहीं पता था कि मुझे महाराष्ट्र ही मिलेगा, और महाराष्ट्र में मेरा स्टेट रैंक है मुझे नहीं पता था। मेरे जो रैंक 1 और 2 भी है वो भी अकोला में पोस्टेड है। जैसे गुजरात में आप डालें तो अहमदाबाद मिल जाए, जैसे तो ये वो चीज है थोड़ा सा वर्क्स दैट। राइट राइट। तो दिव्या, आपका जो ये जेएसओ आपका पोस्ट है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? सर वैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। हमारा जो SSS कैडर है, सबऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, इट इज अ सेंट्रल सिविल सर्विस है ये एक तरह की। और इसके अंदर हमारा जो कैडर है वो हमें पूरा रूल्स रेगुलेशंस जो भी है उस कैडर के फॉलो करने पड़ते हैं, और हमारी सारी लिस्ट वगैरह वहीं से बनती है। बट हम लोग को डिप्लॉयमेंट अदर मिनिस्ट्रीज में भी रहता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, हर मिनिस्ट्री में मोस्टली माइंस आप जेएसओस की पोस्टिंग कुछ ना कुछ रहती है। और मोस्टली दिल्ली में या कुछ जो लिस्ट आप चेक कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे, जो कैंडिडेट्स वो चेक कर सकते हैं। कई और भी ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्रीज के ऑफिस है, जैसे कि जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रहता है नागपुर में भी है, तो वहां पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है नॉन फील्ड ऑपरेशंस में। राइट। सो दिव्या, एसएससी के थ्रू और भी जॉब्स हैं, जैसे एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जॉब होती है, राइट? तो ये और कौन कौन सी जॉब्स हैं, और जो आपका जेएसओ है प्रोफाइल में मेजर डिफरेंस क्या होता है? सर मेजर डिफरेंस बाकी जॉब्स में है कि ये जॉब मेनली फॉर 95% ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, 90-95% फील्ड जॉब है। तो आपको फील्ड पे ही रहना है, और मतलब ऑफिस वर्क इतना ज्यादा है नहीं। अगर आप फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन, जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इट वाज अर्लियर कॉल्ड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। इसका डेटा आप कई बार लोग देखते हैं, न्यूज में आता है। तो अभी ये चेंज होकर NSO बन गया है। उसमें हमारा पोस्टिंग जो रहती है वो फील्ड की रहती है। फील्ड पे जाएंगे और लोगों से फर्स्ट हैंड इंटरैक्शन होता है, आप उनके घर जाके उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये उस सेंस से बहुत डिफरेंस है। बाकी जॉब्स में क्या है, या तो मतलब जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, वो गवर्नमेंट सर्वेंट के पास आते हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट सिटीजन के पास आते हैं। राइट। सो दिव्या, जैसे आपको ये जो प्रोफाइल है एक एसएससी के थ्रू, शायद आई एम नॉट श्योर, एक जॉब और भी होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का। इस पोस्ट के बारे में कुछ आपको आइडिया कि ये क्या पोस्ट है, इनका रोल क्या होता है? ये इसी बार इंट्रोड्यूस करवाई गई है। नहीं, मेरे ख्याल से ये RGI के अंडर आ रही है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंडर।
तो ये हमसे काफी डिफरेंट है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी काफी डिफरेंट अलग है। जेएसओ के राइट क्राइटेरिया राइट से। राइट राइट। हाँ जी, तो इसका जॉब प्रोफाइल अभी तक किसी को नहीं पता। ओके ओके। सो दिव्या, एक चीज और जाननी है मुझे कि जो ये डेटा कलेक्शन होते हैं सर्वे के, राइट, तो ये कैसे डिवाइड होता है कि आपका एक जोन है तो उस जोन में आप को जगह जगह जाके डेटा कलेक्शन करना होता है, और ये क्या ईयर लॉन्ग प्रोसेस होता है या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ महीने बिल्कुल नहीं जाना है बाहर और ऑफिस में बैठना है? हाँ जी सर, हमारे जैसे एनएसओ एफओडी में कई सारे स्कीम्स चलते हैं एक साथ ही। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जब से मैंने ज्वाइन किया है मैंने देखा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहता है सीपीआई, और सीपीआई अर्बन में भी होता है और रूरल में भी होता है, और एएलआरएल भी होता है। बहुत लोगों को जो पढ़ रहे हैं जानकारी होगी इस बारे में, एग्रीकल्चर लेबर रूरल लेबर के सीपीआई होता है, देन रूरल प्राइस कलेक्शन होता है। उसके अलावा हमारी पीएलएफएस करके एक स्कीम होती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यूएफएस होता है अर्बन फ्रेम सर्वे, सोशल इकोनॉमिक सर्वे होता है जिसको एससी के हम राउंड्स कहते हैं। अभी वी आर करंटली इन द 78th राउंड। तो ऐसे डिफरेंट सर्वेज एक साथ चल रहे होते हैं, कई सारे 3 से 5-6 सर्वेज। तो पूरे साल ही आपको बाहर जाना होता है, और जनरली जो जेएसओ जनरली ज्यादा इन्वॉल्व रहता है सोशल इकोनॉमिक सर्वेज में। मतलब मैं ऐसे हमारे ऑफिस में जो मैंने कल्चर देखा है, सोशल इकोनॉमिक सर्वेज और अर्बन फ्रेम सर्वेज होते हैं, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बट हम सीपीआई वगैरह के लिए भी टाइम टू टाइम जाते रहते हैं। उसके लिए जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ भी कुछ ऑफिस में रहता है, बट इन सर्विस के लिए हम लोग को खुद जाना पड़ता है डोर टू डोर। और इससे पहले क्या था, कुछ जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारा पेपर मोड में रहता था सर्वे, शेड्यूल्स जिनको कहते हैं हम। उसमें पेपर हम लोग कैरी करके साथ में लेके जाते थे, और पेपर में जैसे क्वेश्चन या फॉर्म में होता था, तो शेड्यूल फॉर्म में उसको हम फिल करके लाते थे। अभी पिछले राउंड से हम लोग का पूरा ये डिजिटाइज हो गया है, और हमें ऑफिस की तरफ से एक सैमसंग का टैब, मतलब कोई भी से हमारे ऑफिस में टैब सैमसंग का मिला है, एक अच्छी क्वालिटी का आपको टैबलेट दिया जाता है ताकि आप उसमें डेटा एंट्री करके ला सके। तो पहले क्या होता था, हम लोग पेपर में लाते थे, फिर हम उसको आके ऑफिस में कंप्यूटर्स में लैपटॉप्स में फीड करते थे और फिर आके डेटा प्रोसेसिंग के लिए भेजते थे। तो वो काम भी नहीं है, अब हम इस डायरेक्ट हम लोग जस्ट टैब में लाएंगे और उसको हम अपना थोड़ा करेक्शन जो ऑफिशियल वर्क रहता है उसको थोड़ा सा शेड्यूल को पक्का करके हम लोग भेज दिया। तो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया। दिव्या, डेटा कलेक्शन में क्या चैलेंजेस हैं? क्या आपको असिस्ट करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं या इंडिविजुअली आपको जाना होता है? क्योंकि मेरा कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस है, मेरी मदर टीचर हैं, तो एक बार वो उनको कोई सर्वे करने को आया था तो मैं उनके साथ गया था। तो कई गांव वाले होते हैं डेटा नहीं देते, ठीक है सर, ये तो थोड़ा रोड ब्लॉक है ही। हमारे जैसे क्या है, अलग अलग ऑफिस का अलग अलग कल्चर है। कई ऑफिस में टीम्स आती हैं 2-2 लोगों की, 3-3 लोगों की। हमारे ऑफिस में जनरली सिंगल ही भेजा जाता है क्योंकि मैन पावर की थोड़ी शॉर्टेज है हमारे ऑफिस में। और उसके अलावा मतलब दे हैव देयर ओन रीजंस, तो थोड़ा हमें अकेले जाना भी पड़ता है, मोस्टली अकेले ही जाता है। और डबल में भी जा सकते हैं आप लोग अगर अलाउ करते हैं ऑफिस में। तो असिस्ट करने के लिए ये रहता है कि जब भी हम किसी सर्वे के लिए जाते हैं, जो ये सोशल इकोनॉमिक सर्वेज रहते हैं या अर्बन फ्रेम सर्वेज रहते हैं, ये हमारे एक एरिया में कई दिन चलते हैं एट अ स्ट्रेच, और हम उसी एरिया में मतलब रहते हैं लॉज लेकर, या जहाँ पे भी अगर जैसे लॉज नहीं अवेलेबल है तो किसी के घर में कैंप करना पड़ता है। तब वो किसी भी तरह खुद से, मतलब आपका कोई सरकारी अरेंजमेंट हर जगह पॉसिबल नहीं होता। अगर कहीं गवर्नमेंट गेस्ट हाउस अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, आप उसमें रुक सकते हैं, और ऑलमोस्ट वेरी नॉमिनल फीस पे आपको वहाँ पे आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर कहीं नहीं है तो आपको खुद का अरेंजमेंट देखना होता है। आप किसी के घर में रुक सकते हैं किसी को रिक्वेस्ट करके, जो गांव के सरपंच वगैरह रहते हैं आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खाने वगैरह की आपको थोड़ा सुविधा वहाँ पे हो, क्योंकि बहुत रिमोट विलेजेस भी हैं। और जुरिस्डिक्शन का एरिया ऐसा रहता है कि जैसे जनरली एक SRO, सब रीजनल ऑफिस जिसमें मैं पोस्टेड हूँ, जनरली 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट्स सबके अंडर रहती हैं। इक्वल डिवीजन ही है, हमारे अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आती है, तो हम उन 3 डिस्ट्रिक्ट्स का जितना काम है वो हम ही लोग देख रहे हैं, मतलब जो हमारे ऑफिस में। तो इस तरह से यहाँ पे काम चलता है। और दिव्या, जो काम के दिन है, वर्क डेज है, वो क्या है? मंडे टू फ्राइडे है या मंडे टू सैटरडे है? तो सैटरडे संडे वैसे ऑफ होता है, लेकिन अगर आप टूर पे हैं तो आपको सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है। और मोस्टली आपको उसके लिए, जब तक आप जेएसओ हैं, जब तक आप गेजेटेड नहीं बनते हैं, तब तक आपको उसके लिए कॉम्पेंसेटरी फॉर्म ऑफ जिसको कहते हैं वो भी मिलते हैं।
तो मतलब जैसे अगर आपने सैटरडे काम किया तो आपको आप मांग सकते हैं छुट्टी विद इन 30 डेज। जैसे मैंने आज संडे है तो मैंने आज अगर काम किया होता ऑफिस का, तो मैं आज की डेट से नेक्स्ट 30 डेज के बीच में इसका कॉम्पनसेटरी ऑफ ले सकती हूँ। बट वो एक राइट नहीं है, मतलब यू कैन जस्ट आस्क फॉर राइट। इट। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैंने खुद ऐसे दिन बताए, मेरे कोलीग्स ने ऐसे दिन बताए हैं जब हम लोग एक महीने में 25-25 दिन फील्ड पे ही रहे हैं, और हमें मुश्किल से महीने में 30 में से 5 डेज हम लोग मतलब घर पे या फिर घर पे भी नहीं, ऑफिस में ही हम लोग रहे हैं। तो जहाँ मैन पावर कम है वहाँ पे आपको हो सकता है 25 डेज भी आपको काम करना पड़े बिना छुट्टी बिना कुछ उसके। तो ये चीज है, कोई सा फिक्स रूटीन नहीं रहता है किसी का। दिव्या, एक चीज और कि जब आप कहते हैं ना कि यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम लोग हैं अभी शहर में रहते हैं, जब आप गांव में बेसिकली सर्वे कलेक्शन कर रहे हो, देन यू आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद द पीपल फ्रॉम विलेजेस, और आप सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत सारी सोशल इश्यूज भी आपको देखने को मिलते होंगे। सो ये चीज कहीं ना कहीं, डू यू गो एंड जस्ट ब्लाइंडली कलेक्ट द डेटा ऑल्सो, या एक इन्वॉल्वमेंट भी महसूस होता है आपको कि क्या इश्यूज लोगों के साथ हैं या नहीं है, काइंड ऑफ? सर पर्सनल लेवल पे पिछले 2 साल में जब से मैंने ज्वाइन किया, मेरा पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो चुका है लाइफ के प्रति। मैं एक टिपिकल दिल्ली सिटी मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन थी यहाँ से आने से पहले, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे आके मैंने बहुत चीजें देखी हैं, बहुत चीजें, मतलब लोग पेड़ के नीचे रह रहे हैं, 2-2 हजार महीने में अपना घर चला रहे हैं, वही पीडीएस का खाना वो लोग ले पा रहे हैं, 100 रुपए दिन का कमा रहे हैं, और कोई सुविधा नहीं है। 48 डिग्री की धूप हो रही है और उन्हीं घर में पंखा भी नहीं है, बेसिक नेसेसिटी जो हम लोग मतलब बहुत कैजुअली यूज करते हैं, और 2-2 टाइम का खाना लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीजें देख के यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर वेयर यू आर, फॉर व्हाट यू आर। और मतलब फॉर सो फार मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप गांव में जाए, शहर में जाएंगे तो लोगों के पास सब कुछ है, वो क्या है, वो सरकार से भी सेटिस्फाइड है, वो हर चीज से सेटिस्फाइड है। लेकिन अब गांव में जाते हैं ना तो लोग आपको सही में बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और उनके पास कुछ नहीं होगा तब भी वो आपको मतलब पूरा अच्छे से आदर सत्कार करते हैं और अच्छे से बिहेव करते हैं। इस तरह से तो लगता है कि चाहे उनके पास कुछ नहीं है ना, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू टू गिव। और इस चीज से ना यू गेट एन एंथुजियाज्म टू वर्क। आपके अंदर एक वो आता है कि यार मेरे पास एक छोटी सी पावर भी अगर है, कि मैं अगर एक सही डेटा, अगर इनके घर में पानी नहीं आ रहा है और मेरे पास एक पेपर है जिसमें मैं ये रिपोर्ट कर सकती हूँ कि इनके घर में पानी नहीं आ रहा है, या ये लोग कुएं से पानी ले रहे हैं पिछले 30-20 सालों से, जब से ये यहाँ रह रहे हैं, और मैं अगर इतना भी चेंज ला पाई अपने इस डेटा से कि क्या पता कल को उनके घर में नल लग जाए, तो वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो आपको एक गवर्नमेंट सर्विस में फील होता है। तो वो मेरे को शायद, मतलब कई लोग मानते हैं कि ये जॉब बहुत पावरलेस है और ये है, मैं मानती हूँ कि अगर आपके पास डेटा इज अ वेरी पावरफुल टूल, it is the most powerful tool, and if you are able to and if you are willing to provide the right data ना, तो it can actually change the entire landscape of the country। कि आप अगर सही में प्रेजेंट कर पाओ, आप अगर आलस ना करो कि मैं क्यों जाऊं गांव में, या मैं क्यों जाऊं लोगों के बीच, आप घर बैठ के आप कर सकते हो कि ठीक है इसका नल है इसका नहीं है, वो चीज नहीं। आप अगर ठीक से जाके काम करने के लिए रेडी है तो मे बी आप भी एक सिस्टम का हिस्सा बन के उसको सुधारने में मदद कर सकते हो। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ, और इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है टू मेंटेन माय मेंटल बैलेंस हियर। I do miss my city life to some extent, but I feel कि I can be a tool for change, तो I'm just ready for it here। वंडरफुल। दिव्या, दूसरा एक चीज ये है कि जब आप एक नए राज्य में हो जहाँ की भाषा अलग है, स्पेशली गाँव में, महाराष्ट्र में मैं भी रहा हूँ, तो वहाँ प्राइमरी लैंग्वेज मराठी है अगर हम गाँव में जाते हैं तो। सो बीइंग फ्रॉम ए प्लेस जहाँ पर हिंदी एक भाषा है, वहाँ जाना जहाँ मराठी एक भाषा है, सो क्या इससे भी इश्यूज होते हैं? जी सर, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि एक तो लोग इजीली आपको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मतलब मेरा एक्सेंट, मैंने चाहे जितनी मराठी सीख ली है बट वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी पीपल माइट ट्राई टू टारगेट यू अ लिटिल, क्या थोड़े फॉरेनर अगर उनको दिख रहे हो तो दे माइट ट्राई टू टेक सम एडवांटेज, या मतलब परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं।
कि क्यों आए हो, क्या क्या है, थोड़ा मतलब वी आर ऑल बाय आवरसेल्व्स ना। ऑल्दो हम लोग एक लेटर, जब भी हम किसी गांव में जाते हैं, मैं पिछले क्वेश्चन बताना भूल गई थी, किसी भी गांव में जाते हैं तो हमारा प्रोसीजर ही कहता है कि हमें पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी जो भी वहाँ है गांव या शहर में, उसको एक लेटर जाता है हमारी तरफ से, और एक जो वहाँ का थाना होता है, लोकल पुलिस थाना, वहाँ पे हम एक लेटर भेजते हैं कि ऐसे ऐसे करके हम लोग आ रहे हैं, ताकि वो हम जिस भी तरह की सुविधाएं वो प्रोवाइड करवा सके, या जिस भी तरह का सपोर्ट, अगर वी नेवर नो फील्ड पे क्या हो जाए, तो हमें पुलिस का भी एक बैक एंड पे एक सपोर्ट रहता है कि हम लोग जब भी जाते हैं तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि हम ऐसे ऐसे करके आपके गाँव में काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी इंसान मतलब हमें पकड़ के ना बोल सके आप किस तरह से काम करो। कई प्राइवेट सेक्टर के भी सर्विस चलते हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी ताकि गाँव में या कहीं पे भी हमारी रहे, तो हम उस चीज के लिए ये भेजा करते हैं इस Right. चीज से। जी। और दिव्या, ट्रांसफर पॉलिसी क्या है? जैसे कोई ज्वाइन करता है और उसको ऐसी जगह मिलती है उसे पसंद नहीं है, तो क्या कोई तरीका है कि वो ट्रांसफर लेके कहीं और चला जाए? सर ट्रांसफर का तरीका है, बट जैसे मुझे 2 साल हो गया, मैं ट्राई कर रही हूँ, तो थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा इस चीज के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब मुझे यहाँ का वेदर इतना सूट नहीं करता है। मेरे लिए मेजर प्रॉब्लम यही है कि मैं आई हैव बीन फॉलिंग सिक अ लॉट हियर, बहुत ज्यादा बीमार पड़ती हूँ। यहाँ का पानी खाना इतना शायद सूट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से मैंने कई बार मेडिकल रीजंस पे भी अप्लाई किया है, बट सो फार तो मेरा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत मेरे बैचमेट्स का हो भी गया है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो पॉसिबल है, बट इट माइट टेक सम टाइम फॉर यू। राइट। और दिव्या, प्रमोशन पॉलिसी क्या है? प्रमोशन होके आप का क्या लैडर है? थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी सर, प्रमोशन होके जो SSS कैडर है हमारा, उसमें 2 पोस्ट बनती हैं। जो JSO की पोस्ट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और दूसरी सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, SSO जिसको हम कहते हैं। तो आप नेक्स्ट प्रमोशन भी आपका SSS कैडर में होता है। जो SSO की पोजीशन है वो एक गेजेटेड पोजीशन है और पोस्ट है, और उसमें 4600 रेट पे रहता है। तो मतलब उसमें आपका प्रमोशन जनरली इट डिपेंड्स फ्रॉम बैच टू बैच। अभी राइट नाउ आई थिंक हमारे बैच को आने में कई लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मे बी 5-6 साल लग जाए, कई लोग कह रहे हैं कि 7-8 साल लग जाए। और अभी जैसे एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि आई थिंक अभी 2012 बैच का प्रमोशन जस्ट मेरे सामने अभी लास्ट ईयर ही हुआ है। 2012 बैच का, 11-12 बैच का भी मतलब इट्स इन द प्रोसेस। तो यू कैन सी कि इट टेक सम टाइम। और अगर मैं SSO के बाद बोलूं तो SSO के बाद अभी तो प्रमोशंस आर वेरी स्लो। I've hardly seen any SSO getting promoted, और अगर होता भी है तो वो करियर के एकदम एंड में जाके, जब when you're like 55 or so, तब हो रहा है। बट अभी बोला जा रहा है कि कैडर रिस्ट्रक्चर हो रहा है, तो उस वजह से शायद फ्यूचर जो हम लोग हैं, JSOs हैं, SSOs हैं, उन लोग का शायद जल्दी होगा। और हम लोग इसका जो नेक्स्ट लेवल आता है ISS, SSS से निकल के ISS कैडर में, जो कि UPSC के थ्रू आते हैं। वैसे UPSC में एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराती है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का। आप उस कैडर में प्रमोट किए जाते हैं, और उसमें फिर मतलब रहती है अलग अलग पोस्ट रहती है, AD, DD, डायरेक्टर, मतलब इस तरह से आप प्रमोट किए जाते हैं उसमें। जनरली JSO बहुत हायर लेवल तक पहुंच नहीं पाता है। अगर ISS में भी लास्ट के मतलब ना फर्स्ट सेकंड तक ही करियर मोस्टली एंड होता है। राइट। सो दिव्या, एक चीज ये जानना है मुझे कि जो SSO आपने बताया पोस्ट है, सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उनका रोल क्या डिफरेंट होता है JSO से? क्या वो भी फील्ड में जाते हैं या नहीं? जी बिल्कुल जाते हैं वो। अगर वो फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन में है तो उनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर JSO में आ रहे हैं और अगर आप फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट लगा लीजिए आपको अपनी 50 साल की उम्र तक, अगर प्रमोशन नहीं होता है, या 60 साल की उम्र तक भी हो सकता है, आपको फील्ड में ही काम करना पड़े। और JSO SSO में डिफरेंस इतना है कि जैसे हम लोग डेटा कलेक्शन ज्यादा करते हैं, जो SC की स्कीम्स रहती हैं या सोशल इकोनॉमिक सर्वे की स्कीम्स रहती हैं, UFS की, उनका जनरली काम इंस्पेक्शन का रहता है। तो वो लोग आकर दे जस्ट इंस्पेक्ट की जो JSO है या जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं, FI जो कंट्रैक्चुअल लेबर कंट्रैक्टर जो वर्कफोर्स रहती है, उनका काम इंस्पेक्ट करने का ज्यादा काम रहता है SSOs का। और उनकी अपनी भी स्कीम्स रहती है कुछ ऐसा। प्राइमरी डेटा कलेक्शन उनका भी रहता है। एग्रीकल्चर की फील्ड में क्रॉप कटिंग जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें एग्रीकल्चर लैंड का मतलब यू हैव टू गो एंड सी, स्टैंड एंड सी कि कैसे क्रॉप कटिंग हो रही है, वो एक सैंपल होता है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा, वो भी मतलब बहुत ही मुश्किल टास्क है, कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। और उसके अलावा दूसरा जो रहता है हमारा इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स रहता है, ASI, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज।
उसमें भी उनका प्राइमरी वर्क रहता है। तो मतलब द प्राइमरी वर्क नेवर एंड्स। और जो हमारा इकोनॉमिक सेंसस अभी भी शुरू होने वाला था, वो कोविड की वजह से हॉल्ट हो गया है, 7th इकोनॉमिक सेंसस हमारा शुरू होने वाला था, उसमें भी जेएसओ का भी और एसएसओ का भी इंस्पेक्शन का वर्क रहता है। मतलब कलेक्ट जो है विलेज लेवल के एन्यूमरेटर्स कलेक्ट करते हैं, और सेंसस है, क्योंकि हम लोग का स्टाफ इतना नहीं है कि हम लोग सेंसस करते हैं, हम लोग सिर्फ सैंपल करते हैं, सैंपल सर्विस करते हैं। तो वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग, उसके इंस्पेक्शन पे जेएसओ एसएसओ हम लोग वहां जाते हैं। राइट, ओके। सो दिव्या, एक चीज और मुझे यहाँ पर पूछनी है आपसे कि जो ये आपने बताया कि एक फील्ड ऑपरेशन डिवीजन है जिसमें 95% लोगों का होता है, जो वो 5% लोग हैं, क्या वो चॉइस बेस्ड होती है या रैंडमली उनको भी 5% लोगों को सिलेक्ट किया जाता है? और सर, वो 5% रैंक बेस्ड होता है अच्छा, जनरली। जो हायर बेटर रैंक्स होती हैं, शुरू के 10-20 रैंक्स, डिपेंड्स कि उस टाइम वैकेंसीज कितनी है, और वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि 10% लोग उस बैच में से नॉन फील्ड ऑपरेशंस में चले जाएं। इट टोटली डिपेंड्स, इट्स नॉट रैंडम एक्चुअली, और इस तरह से होता है। बट हाँ, कुछ कुछ बीच में से भी शायद वो लोग उठा लेते हैं उसके। तो ये बीच में क्या स्विच भी करते हैं दिव्या कि नॉन फील्ड वालों को फील्ड में डाल दिया, या फिर एक बार जो नॉन फील्ड में गया वो नॉन फील्ड में ही रहेगा? सर, जनरली जो नॉन फील्ड में जाता है वो ट्रांसफर के लिए डालता नहीं है, और जब तक कि वो कुछ बहुत ऐसा करे ना, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में जनरली देखा गया है कि आप अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते तो आपको ट्रांसफर ऐसे नहीं किया जाता है, आप जब तक खुद ना मांगे। उसके अलावा जैसे मान लो मैंने दिल्ली डाला है, तो दिल्ली में फील्ड भी है और नॉन फील्ड भी है, ठीक है। तो आपका जो रैंक में अगर मान लो आपका फील्ड में डिसाइड दिल्ली आपको मिल जाता है, तो हो सकता है आपको दिल्ली फील्ड में भी पोस्टिंग मिल जाए। तो आप श्योर नहीं हो सकती कि आपको, आपकी अगर रैंक 1 आई है और अगर दिल्ली में जो वैकेंसी नहीं है नॉन फील्ड में, तो आपको हो सकता है वहां पे फील्ड मिले, आपको वहां पे दिल्ली मिले ही ना अगर उसमें वैकेंसी नहीं है। तो जनरली वैकेंसीज क्या होता है, हम लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो जनरली उन्हीं के ट्रांसफर हो के हम लोग से ही जो ऑलरेडी बैठे हैं यहाँ पे वही नॉन फील्ड वाले भर देते हैं पोजीशंस। जनरली ऐसा होता है, बाकी कुछ लेकिन तब भी खाली रहते हैं नए लोगों के। राइट, और ये भी पॉसिबल है क्या दिव्या कि जब आप ट्रांसफर लो और आप फील्ड से फिर नॉन फील्ड में आ जाओ, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है सर। आप अगर नॉन फील्ड में अप्लाई करते हैं और आपका ट्रांसफर हो जाए तो आप नॉन फील्ड में भी आ सकते हैं। लेकिन आपका प्रमोशन होगा तो आप वापस फील्ड में जा सकते हो, फिर आपको फिर से ट्रांसफर के लिए फाइट करना पड़ सकता है। ओके ओके दिव्या, एक चीज और की, जैसे सरकारी जॉब में कई बार होता है कि जैसे आप नई जगह गए, वहां रहने गए, तो क्या एकोमोडेशन की सुविधा होती है? क्वार्टर्स मिलते हैं क्या? जी बिल्कुल, इसमें क्वार्टर्स अलॉट होते हैं जहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि जहाँ मैं पोस्टेड हूँ क्वार्टर्स है ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वार्टर्स है ही नहीं अकोला में। मोस्टली जो जेड सिटीज है उसमें अवेलेबल नहीं है। नागपुर में जैसे कि मुझे मोस्टली जो नागपुर के कोलीग्स हैं वो क्वार्टर में ही रह रहे हैं, तो आपका एचआरए जो है वो कट जाता है और आपको क्वार्टर अलॉट हो जाता है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में वेटिंग पीरियड ज्यादा रहता है, आपको मे भी 7-8 साल भी वेट करना पड़ सकता है, तो क्वार्टर मिलते हैं उस हिसाब से। राइट, दिव्या एक चीज और जाननी है कि जो ये डेटा कलेक्शन आप लोग करते हो, ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमेशा होता है या कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट का डेटा भी होता है? जी सर, हमारा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से ही सीमित है, और जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है हम उनसे हेल्प लेते हैं। मोस्टली जो सोशल इकोनॉमिक सर्वेज लेते हैं उसमें कुछ काम हम करते हैं, और 50% या डिपेंड्स ऑन सर्वे टू सर्वे। और कुछ काम जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो पोस्टेड रहते हैं, कुछ उनके भी अपने अपने ऑफिसेस रहते हैं, वो लोग भी कुछ करते हैं, बट हम लोग सेपरेट का वर्क करते हैं। और उसके बाद जो प्रोसेसिंग होता है वो प्रोसेसिंग के लेवल पे पूरा मतलब किया जाता है कि कितने परसेंट हमें स्टेट सैंपल्स लेने, कितने परसेंट सेंट्रल सैंपल्स लेने। एंड ये फिक्स भी नहीं है, डिपेंड्स, चेंजेस फ्रॉम राउंड्स टू राउंड्स। हम लोग स्टेट का काम नहीं करते। सो दिव्या, आपने बहुत अच्छे से बताया कि जेएसओ में किस तरह का काम है, किस तरह के चैलेंजेस हैं, राइट। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट्स अपनी चॉइस से चुनते हैं कि मुझे किस में जाना है, राइट, आपको क्या लगता है कि किस तरह के कैंडिडेट को जेएसओ नहीं ऑप्ट करना चाहिए? सर, जो दिमाग में जिनके रहता है कि सरकारी नौकरी है, कंफर्टेबल होगा, गाड़ी मिलेगी, आराम से रहेंगे, इसी ऑफिस में जाएंगे, मतलब आराम से कंफर्टेबल चेयर पे बैठ के लाइफ कट जाएगी एक तरह से, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, धूप में, बारिश में, सर्दी हो, कुछ भी हो, जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। और हमेशा मतलब इस तरह से नहीं रहता कि लोग आपसे अच्छे से ट्रीट करें। कुछ लोग थोड़े
दे हैव देयर ओन एयर्स, तो वो लोग भी आपको मतलब आपको हर तरह के लोग हैंडल करने पड़ेंगे। तो ये ऐसा मतलब जॉब थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अगर आप हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि आप ग्रास रूट लेवल पे काम करने को रेडी हैं, तभी आपको आना चाहिए। और अगर आप एक अच्छा इनकम या ऐसी चीजें टारगेट कर रहे हैं लाइफ में, एंड इट्स नॉट रॉन्ग टू हैव प्रायोरिटीज इन लाइफ। अगर वो आपकी प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली यू शुड चूज अदर पोस्ट एंड ओवर दिस पोस्ट। राइट। दिव्या, साथ ही साथ जब आप लोग ट्रेवल करते हो राइट, बाहर या फिर किसी गांव में आप गए हो फॉर डेटा कलेक्शन वर्क, राइट, व्हाट काइंड ऑफ कहते हैं ना कि जो टीए होता है या डीए प्रोवाइड होता है, वो क्या है, उसका थोड़ा डिटेल बताइए। या कभी आपकी ट्रेनिंग होती है तो क्या उसमें कुछ ट्रेवल अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं? जी बिल्कुल, हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, जैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अगर कभी किया है कहीं पे, कभी बैंगलोर में कोई मीटिंग हुई या फिर कभी कोई दिल्ली में और कोई कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ भी मतलब वी कैन एंड वी हैव टू ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री मोस्ट, कभी भी। या फिर जब हम अपने नॉर्मल जो रेगुलर टूर्स रहते हैं उसमें भी हम ट्रैवल करते हैं, तो सबके लिए हम लोग को एक टीए जो ट्रैवल अलाउंस रहता है वो मिलता है। उसके लिमिट्स हमारे लिए सेट है कि हम सेकेंड एसी, जब ट्रेन की बात करते हैं, किसी भी ट्रेन में, एक्सप्रेस ट्रेन, राजधानी, शताब्दी, हर जगह सेकेंड एसी। और अगर हम उसमें देखें जो एयर टिकट्स भी आपको मिलते हैं एयर इंडिया के, मतलब सब कुछ रीइंबर्स होता है, आपको सब कुछ अपने एंड से पहले करना पड़ता है। टूर एडवांस भी ले सकते हैं अगर मतलब कोई आपके पास मतलब इशू है या कुछ है, तो टूर एडवांस लेकर भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सब कुछ रीइंबर्स होता है। ये तो है ट्रैवल का। बसेस वगैरह भी सब कुछ एसी वगैरह सब मिलता है। और ट्रैवल के अलावा आपको होटल्स के बिल्स मिलते हैं, मतलब रीइंबर्स होते हैं सारे सेपरेटली। उसमें 750 तक का टैरिफ अगर रहता है तो आपको कोई मतलब एक्सप्लेनेशन या सच मोस्ट ऑफिस में बिल भी नहीं लगाना पड़ता है, तब 750 तक का आराम से क्लेम कर सकते हैं। और अगर 750 से ऊपर का आप होटल ले रहे हैं तो आपको मतलब यू टू जस्टिफाई कि व्हाई ओनली दैट, और ये सब थोड़ा रहता है। और इसके अलावा आपको अलग से डेली अलाउंस मिलता है पर डे, वो 800, राइट नाउ इट इज फिक्स्ड एट 800 फॉर जेएसओस। तो वो 800 का आपको डेली अलाउंस इस सब के ऊपर मिलेगा। तो आपका जब महीने के एंड में हम लोग टीए बिल पूरा बनाते हैं तो उसमें हम पूरा जो भी देते हैं रीइंबर्स हो जाता है वो। और उसमें टाइम लग सकता है, मतलब कभी कभी 6 महीने 7 महीने भी लग जाते हैं हमारे ऑफिस में, कई ऑफिस में जल्दी भी क्लियर होते हैं टीए बिल्स। तो मतलब उस टाइम के लिए आपको अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ेगा ऑफिस का एक्सपेंस, समटाइम्स इट हैपेंस। या सो दिव्या, मेरा एक क्वेश्चन अब ये है कि जैसे मान लिया कोई एस्पिरेंट है, उसको मान लिया जेएसओ की पोस्ट लेनी है और उसने 12th में मैथ्स किया है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट उसने नहीं पढ़ा है 12th के बाद, ठीक है, तो वो कैसे इसकी तैयारी करे इस पेपर की? अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है तो थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली इट विल बी अ लिटिल टफ, बट मैं स्ट्रैटेजी के तौर पे बताऊंगी तो मैं बोलूंगी कि आप जो थ्योरी पार्ट है जो इजीली हो सकता है, पहले उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। उसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स करके किताब है एससी गुप्ता, जो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ी थी। उसमें बेसिक सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के टाइप्स क्या होते हैं, आप मतलब जो सिलेबस है साथ में रखिए। और सिलेक्टिव, क्योंकि वो बहुत बल्कि मतलब अच्छा खासा बल्कि बुक है, पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू गो सिलेबस चैप्टर बाय चैप्टर, बहुत कंसाइज सिलेबस है जो सीजीएल का सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का। तो उस सिलेबस में आप वो चैप्टर्स उस किताब से अगर कवर करेंगे और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब लगाएंगे तो काफी मतलब फर्क पड़ेगा। और उसमें उस किताब में काफी ऑब्जेक्टिव, एससी गुप्ता में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे ही प्रिपेयर करना है। तो मेरे हिसाब से जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको स्टार्ट करना चाहिए बेसिक्स के साथ, क्योंकि उसको बेसिक्स आएंगे और थ्योरी आएगी तो उसको प्रैक्टिकल करने में भी आसानी होगी। अगर आप सोचे सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट्स रट के चले जाएं तो एक तो वो इतना स्कोरिंग नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल में इंसान मतलब जो एग्जामिनर है वो बहुत खेल सकता है। प्रैक्टिकल में बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत रेंज बहुत बड़ी हो जाती है। थ्योरी में रेंज इतनी ज्यादा नहीं है स्टैट्स में पर्टिकुलरली, तो आपके मतलब आराम से इजीली यू कैन स्कोर अराउंड 80, 85, इवन 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 अगर आप सिर्फ थ्योरी भी अच्छे से पढ़ ली है स्टैट्स में। जी, तो थ्योरी के अलावा भी कुछ एस्पेक्ट हैं दिव्या, राइट, शायद, तो वो कैसे तैयार हाँ करेगा? जी सर। सर जब आप थ्योरी से अगर कोई थरो हो गया है उसके बाद फिर उसी किताब में से आप आगे भी प्रैक्टिकल जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर, टेबल्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं,
तो मतलब इट्स अ होल रेंज ऑफ टॉपिक्स, उसमें कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते। अगर मैं बोलूँ कि मतलब जैसे जो हमारे ऑनर्स के कोर्स में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वहाँ पे थोड़े लेवल ज्यादा था क्वेश्चंस का, यहाँ पे इतना ज्यादा लेवल नहीं आता है क्वेश्चंस का, तो जो कि आप इजीली सॉल्व कर सके सिंस ऑब्जेक्टिव है, तो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट इन इटसेल्फ, अगर आप उस किताब में से भी कर लें तो। देखिए, एक क्वेश्चन अब मेरा ये है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे किसी बच्चे ने टियर 1 क्लियर किया, जी अभी तक उसको जेएसओ की पोस्ट का कोई खास आइडिया नहीं था, उसका दिमाग में भी नहीं था, मान लिया, और उसने 12th में मैथ्स करी हुई है, तो क्या वो 2-3 महीने में इसकी तैयारी करके जेएसओ टारगेट कर सकता है? प्रैक्टिकल है ये या नहीं? सर बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल है अगर आपकी मैथ्स इंग्लिश के मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। आपको स्टैटिस्टिक्स में अलग से कोई मार्क्स का कट ऑफ नहीं है कि आपको 100 नंबर लाने हैं, 150 लाने हैं। मैंने देखा है मेरे कोलीग्स हैं जो 30 नंबर 35 मार्क्स वाले भी हैं, हमारे साथ ही हैं जो स्टैट्स में इतने मार्क्स लाकर भी हैं हमारे साथ। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस बार हमारे टाइम पे तो एक ही कट ऑफ था सबके लिए, मतलब जो मेरे मार्क्स सबके लिए वही कट ऑफ था। इस बार जो 165 लाया है उसी को जेएसओ पेपर लिखने को मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ लोग अवेयर हो जाएं कि जॉब प्रोफाइल कैसी है, आपको घूमना पड़ सकता है, ये सब है। तो ये जानते हुए भी अगर कोई लोग टारगेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, और अगर आप एक एवरेज मार्क्स भी ले आते हैं तो हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगी कि आप मैथ्स इंग्लिश पे भी अभी भी ज्यादा ही फोकस मैथ्स इंग्लिश पे कीजिए, क्योंकि उससे आपके जो बाकी एवेन्यूज हैं वो खुले रहेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि जिनके मैथ्स इंग्लिश में से कोई बहुत ज्यादा वीक होता है, उसके लिए फिर मैं बोलूंगी कि स्टैट्स में वो लोग फिर ज्यादा फोकस करें। राइट राइट। दिव्या, आपने बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहूंगा कि प्रोफाइल के बारे में बताया, हर एक चीज बहुत डिटेल्ड में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक तो मुझे बहुत नॉलेज हुई है, राइट, कि जेएसओ के बारे में मुझे शायद बहुत कुछ पता चल गया है, एंड आई वुड से कि यू आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर द कंट्री, दो considering all the things, the job is not so easy, it is difficult for sure, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा मुश्किलें हैं, बिकॉज when you are going out there are a lot of issues. I सर can मैं understand. बताना चाहूंगी इस बारे में भी कि being a female it gets tougher because people judge you a lot. मतलब मेरे पहले के एक्सपीरियंस ऐसे रहे थे कि मैं अगर एक लॉज में गई हूँ, मेरा पहला टूर था जो मैं मेरे ज्यादा दूर नहीं भेजा गया था, मुझे लगभग 50 किलोमीटर दूर थी मैं अपने हेडक्वार्टर से, तो मैं वहां पे गई और मेरे इसको पहला टूर मेरा था, तो उस लॉज वाले ने मेरे को बोला कि अपने पेरेंट्स से बात कराओ, और कोई और तो नहीं आ जाएगा पीछे से, और व्हाट इफ आप कुछ यहाँ पे ऐसा करें। तो मतलब बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट भी आपको, मैंने उसको जबकि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया था, जो मेरा ऑफिशियल गवर्नमेंट आईडी रहता है वो दिखाया था, तब भी ही डिड नॉट बिलीव मी मच। तो अगर आप अकेले रहते हैं, और ये प्रॉब्लम मेरे को अपने मेल कॉलीग्स में जाते हो तब इतना फेस नहीं करना पड़ता है, बट हाँ अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो पीपल विल शो अ लिटिल मिसट्रस्ट। और मेरे को जनरली जॉब पे मतलब ये भी बहुत सुनने को मिलता है कि आप अकेले क्यों आए, कैसे कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा मतलब इट्स अ लिटिल टफर। और उसके अलावा बेसिक जो फैसिलिटीज रहती है ना, मैं बताना चाहूंगी इस बारे में, ताकि लोग, ये छोटी चीजें हैं बट जैसे आपको टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं गाँव वगैरह में, कुछ आप लंबा लंबा ट्रैवल कर रहे हो, मैं 6-6 घंटे मतलब बसेस में आप जा रहे हैं, आपको टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मतलब जनरली मेंस वॉशरूम्स हर जगह मिल जाते हैं। और आप अगर रात को ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यू डोंट फाइंड इट सेफ कि आप वहाँ पे ट्रेन या बस से उतर के आप कहीं पे जा पाए या कुछ खाने को भी ले पाए। तो इस तरह की चीजें छोटी छोटी जो हैं वो मेरे को लगता है कि फीमेल्स के लिए थोड़ा सिचुएशन को और टफ बना देती हैं ये चीजें, और थोड़ा सेफ्टी इशू तो ऑब्वियसली रहता ही है। मैं महाराष्ट्र में विमेन आर रिलेटिवली वेरी सेफ, यहाँ पे कभी मेरे को इस तरह का इशू ज्यादा आया नहीं है, बट मैं जान सकती हूँ कि अगर मैं शायद मैं ऐसे स्टेट में होती जहाँ पे इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो शायद मैं बहुत प्रॉब्लम में आज तक आ चुकी होती। राइट दिव्या, मैं आपकी बात से पूरा सहमत भी हूँ, और कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि फीमेल वर्क एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए एक सोसाइटल माइंडसेट की चेंज की भी जरूरत है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो टॉयलेट्स हैं एंड ऑल, they need to take care of it, that's very important. But I think I'm really happy that you are doing this work in such a great manner, and I'm sure things will change for sure, right? And sir, on the flip side, what happens is कि being a woman
एक चीज और मेरे को जो अच्छी लगती है कि जब मैं गांव वगैरह में गई तो मुझे मोस्टली सुनने को मिलता था कि मोस्ट पीपल वर सरप्राइज्ड एंड हैप्पीली सरप्राइज्ड कि हाउ अ वुमन, मतलब इतने दूर से मैं दिल्ली से आई हूँ और यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ लोगों के, मतलब और जो देखते हैं उन्हें पता है कितना रिस्की है जो मैं कर रही हूँ, तो काफी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं बहुत ज्यादा। और कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब घर के मेल मेंबर्स अपने घर की फीमेल मेंबर्स को, बहुओं को, मेरे जो एज की हैं, और उनको बुला के मेरा एक एग्जाम्पल देते हैं कि मतलब यू कैन बी ब्रेव, यू कैन बी स्ट्रॉन्ग, तो दैट एक्चुअली लिफ्ट्स मी अप अ लॉट। और मुझे लगता है कि अगर शायद मेरी वजह से एक आधे फैमिली में भी, मैं जिस भी गांव में जाती हूँ 200 300 लोगों से मिलती हूँ, तो शायद एक भी फैमिली में अगर ये थोड़ा सा चेंज आ पाए, क्योंकि लोग अपने बच्चों को नहीं, मतलब लड़कियों को 12th 10th 8th के बाद भी नहीं पढ़ाते हैं, तो अगर वो ये मान रहे कि मैं मतलब आई एम 25 और मैं इसके बाद भी अगर ट्रैवल कर रही हूँ और ये सब कर रही हूँ, तो मे बी उनमें थोड़ी, मैंने देखा है कि एटलीस्ट सम चेंज आई हैव ऑब्जर्व्ड कि लोगों ने मुझे बोला है कि कुछ आया है उनके माइंडसेट में कि इट्स नथिंग स्टॉपिंग यू। और मेरे ख्याल से ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि मैंने शायद एक थोड़ा बहुत बदलाव लाने की कोशिश की अपने नहीं दिव्या, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि सिर्फ सोचने से चीजें नहीं बदलेंगी। कहते हैं ना कि फॉर वीमेन राइट्स वीमेन हैव टू फाइट, सो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, राइट? दैट्स वंडरफुल। जब लोग देखते हैं तो उनको शायद थोड़ा सा, और आप सिर्फ पढ़ेंगे या कुछ तो आपको इतना नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके सामने आके कोई खड़ा है और वो अगर ये काम कर रहा है, तो कई लोग तो बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं, मतलब मॉक करते हैं कि यार क्या काम कर रहे हो तुम, ऐसे भटक रहे हो और ये वो। लेकिन कुछ लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड ये सब मतलब सुनने को मिलता है। तो मैं उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, वरना तो अभी तक मैं पता नहीं क्या मेंटल सिचुएशन में होती। बट हाँ, ये चीज है कि if women they are willing to join this post, they should, I think they should, क्योंकि वो जब तक जाएंगी नहीं शायद, तो अगर उनमें हिम्मत है तो वो शायद एक एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं। जी, yeah, but just you need to be mentally ready to face exactly. any kind of situation. That's wonderful. So Divya, I'm very happy that you told every thing so clearly and in a very nice way. So मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे एस्पिरेंट को इससे कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं जो एक इंस्पिरेशन मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोगों से कनेक्ट होकर कहीं ना कहीं मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ कि कई सारे इश्यूज होते हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, राइट? वी टॉक अबाउट वीमेन्स employment, but we never talk about the issues, we never talk about the challenges that is there. So it's very good that you answered everything so beautifully. I really liked it. So दिव्या, मैं कहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारे एस्पिरेंट्स से ये बताना चाहता हूँ कि दिव्या का एक मेन इंटरव्यू भी है, इसमें हमने केवल जेएसओ पे फोकस किया है, जेएसओ की प्रोफाइल क्या है, और एक पूरा इंटरव्यू है कि दिव्या की अपनी स्टोरी क्या है, हाउ शी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। वो एक पूरा एपिसोड है, उसको भी जरूर देखिएगा आप, उसका लिंक भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ दिव्या कोरा पे बहुत एक्टिव हैं और इनका जो कोरा प्रोफाइल लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप दिव्या से कनेक्ट करके अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो आप दिव्या से वहां जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है? या फिर हमारे चैनल के कमेंट्स में भी आप दिव्या से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सभी का धन्यवाद। दिव्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। इट वाज ग्रेट। थैंक यू।